नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उमेश कुमार। आज हम अपना विश्व इतिहास के अंतर्गत उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद वाला टॉपिक करेंगे। अभी मैंने ये वीडियो बनाया था, अपलोड किया, लेकिन पता ही नहीं किस कारणवश मेरा टेक्निकल पक्ष कमज़ोर है, तो इस वजह से वो वापस अपलोड नहीं हो पाया। दोबारा पुनः प्रयास कर रहा हूँ। इस उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को ये कड़ी आपके प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार कर रही है। ठीक, उपनिवेशवाद आपने देखा, जब हम मध्य युग से आधुनिक युग यूरोप के अंदर प्रवेश करते हैं, तब हम एक वर्ग देखते हैं, मध्यम वर्ग, जो क्या करता है, अपने भौगोलिक अनुसंधान यानी भौगोलिक खोजें करता है, जिसके तहत वो नए नए क्षेत्रों की खोज करता है, जिसके अंदर आपका अमेरिका, इधर भारत का नवीन मार्ग, क्योंकि उस दिन दुनिया का पतन होता है, जिसकी वजह से आधुनिक यूरोप का प्रादुर्भाव होता है। ये मध्यम वर्ग जब यहाँ व्यापार वाणिज्य करता है तो इसे अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। इस लाभ को बनाए रखने के लिए ये इस क्षेत्र पे उपनिवेश स्थापित करने के लिए अपने शासक वर्ग को कहता है। तो इस प्रकार व्यावसायिक क्रांति देखने को मिलती है। व्यावसायिक क्रांति जब मध्यम वर्ग के अनुसार आर्थिक व्यवस्था का संचालन होता है, तो वो कहलाती है व्यावसायिक क्रांति। और जब वह राष्ट्र या राष्ट्र और राजतंत्र के अनुसार अर्थव्यवस्था संचालित होती है, तो वो कहलाती है व्यावसायिक क्रांति। ठीक है, अब आप देखेंगे, व्यावसायिक क्रांति और वाणिज्यवाद। ठीक है, वाणिज्यवाद कहलाती है। इसके बाद आप देखेंगे उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के अंदर उपनिवेशवाद पहली परिपाटी है, जिसके अंदर आप अपने अधीनस्थ एक क्षेत्र विशेष को अपने अधीन विकसित करते हैं। विकसित करने का मतलब, उपनिवेशवाद का मतलब है मात्र देश अपने आर्थिक लाभों के लिए अपने अधीन उपनिवेशों को विकसित करता है, जिसको जब ज़रूरत पड़ती है तो वो उससे संसाधन की प्राप्ति या आर्थिक लाभ प्राप्त कर सके। ठीक है, अब आपको मैं बता रहा हूँ, उपनिवेशवाद आपकी 14वीं से 16वीं से 18वीं शताब्दी में देखने को मिलता है। तो साम्राज्यवाद आपको 18वीं शताब्दी के बाद में, यानी 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक के अंदर देखने को मिलता है। और जो ये साम्राज्यवाद देखने को मिलता है 19वीं सदी के अंदर, वो आपको देखने को मिलता है कहाँ पे? अफ्रीका महाद्वीप का विभाजन हो गया। अब तक उपनिवेशवाद के तहत एशिया, उत्तरी अमेरिका, लैटिन अमेरिका, इधर आपके अफ्रीका का तटीय भाग तक उपनिवेश विकसित था। लेकिन 19वीं सदी के अंतिम दशक यानी 1890 के बाद में आपको देखने को मिलेगा कि अफ्रीका के आंतरिक भागों का क्या कर दिया जाता है, बंटवारा हो जाता है, और संपूर्ण यूरोपीय शक्ति वहाँ पे विद्यमान हो जाती है। तो उपनिवेश की अगली कार्य प्रणाली आपको किस रूप में देखने को मिलती है? साम्राज्यवाद के रूप में। ठीक है, उपनिवेश का जहाँ अस्तित्व व्यावसायिक क्रांति वाणिज्यवाद से देखने को मिलता है, तो वहीं दूसरी तरफ साम्राज्यवाद का प्रारंभ हमें औद्योगिकरण के बाद देखने को मिलता है। ठीक है, उपनिवेशवाद आपकी क्रियान्वयन की प्रक्रिया है, यानी कार्यप्रणाली की प्रक्रिया है, तो वहीं साम्राज्यवाद केवल आपके मनोभाव यानी सोचने की प्रक्रिया है। ठीक, तो इन दोनों के अंदर आप देखेंगे शुरुआत के अंदर ये दोनों शब्दों का यूज़ ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। बाद में एक विद्वान आते हैं एडवर्ड सैयद, वो 1993 में अपना इम्पीरियलिज्म एंड कल्चर बुक के अंदर वो कहते हैं कि दोनों शब्द अलग अलग व्याख्या करते हैं कि साम्राज्यवाद एक मनोभाव है
तो उपनिवेशवाद क्या है? आपकी कार्य प्रणाली है। ठीक, इस प्रकार से देखने को मिलेगा। फिर आगे हम देखेंगे उपनिवेशवाद के कारक, किस वजह से उपनिवेशवाद विकसित होता है। इधर देखेंगे हम साम्राज्यवाद के विकसित होने के कारण औद्योगिक क्रांति। उसके बाद साम्राज्यवाद का जो विकराल रूप आपको देखने को मिलेगा उग्र राष्ट्रवाद के रूप में, औद्योगिकरण के रूप में। उसके बाद आप देखेंगे आपसी प्रतिस्पर्धा। उसके बाद आप देखेंगे यूरोप के अंदर जो युद्ध की प्रणाली जो अब तक देखते आए हम कि किस प्रकार एकीकरण, किस प्रकार विखंडन, तो ये सब को रोकने के लिए, उसका ध्यान बांटने के लिए आपके बिस्मार्क द्वारा यूरोप का ध्यान कहाँ पे? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बंटवारे के रूप में देखने को मिलता है। इसी के साथ आप देखेंगे कि जब वैज्ञानिक पद्धति का विकास होता है तो वैज्ञानिक सोच के विकास के साथ साथ आपको देखेंगे नए नए भौगोलिक क्षेत्र अफ्रीका के अंदर खोजने वाले व्यक्ति विशेष, जैसे लिविंगस्टोन और आपके स्टैनली, जिन्होंने बुक लिखी थी थ्रू दी डार्क कॉन्टिनेंट। इस बुक के माध्यम से यूरोपियों की मध्य अफ्रीका के अंदर यानी बीचों बीच अफ्रीका में घुसने की चाह बढ़ती है, जिसके अंदर सहयोग उस समय के खोज कुनेन और मशीन गन। कुनेन मलेरिया की दवा थी और मशीन गन से जो जनजातियाँ थी उनका क्या कर सकते थे? वो दमन कर सकते थे। तो इस प्रकार वो आंतरिक भागों के अंदर एंट्री करते हैं। आप देखेंगे कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का बंटवारा यूरोप के शासक बिस्मार्क द्वारा इसका बंटवारा किया जा रहा है बर्लिन कांग्रेस में, लेकिन अफ्रीका का कोई भी नेता इसके अंदर भाग नहीं लेता। सारे यूरोपियन कंट्री इसमें भाग लेते हैं और आपस में इसको बांट लेते हैं। इसका खामियाजा आज 21वीं सदी के अंदर भी ब्रिटेन को अफ्रीका के अंदर हमें देखने को मिलेगा जनजातीय संघर्ष के रूप में, क्योंकि इन लोगों ने अपनी सुविधा अनुसार इसको बांट दिया और यूरोपीय राष्ट्रीय राज्य के मॉडल यहाँ पे स्थापित करने के हिसाब से उन्होंने कोई सीमांकन रेखा है किसी प्रकार की डिनोट नहीं की और इसको बांट दिया, जिसका खामियाजा उपनिवेश को छोड़ने के बाद जब स्वतंत्र देश का अस्तित्व आया तो ये आपसी संघर्ष 21वीं सदी में भी हमें अफ्रीका के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ एडवर्ड सैयद, जिसने एम्पीरियलिज्म एंड कल्चर ये बुक लिखी। इसके अंदर इसने 2 भागों के अंदर बांटा। एक का नाम साम्राज्यवादी दृष्टिकोण या मनोभाव, जो 19वीं शताब्दी के अंत में, मैंने बताया 19वीं शताब्दी का अंतिम 2 दशक मान लें, 1880 और 1880 से 1890 और 1900, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद उपनिवेशवाद वास्तविक नियंत्रण, जिससे कार्य प्रणाली लागू होगी 14वीं से 18वीं शताब्दी से तक उत्तरी अमेरिका, एशिया और अफ्रीका का कौन सा भाग? तटीय भाग, यानी अफ्रीका की जो तटीय भाग है, मैंने आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट बताया। इसके अंदर आप देखेंगे इस अफ्रीका महाद्वीप इस तरह से इसकी संरचना है। तो अफ्रीका महाद्वीप का ये यानी आपको जो पश्चिमी तट जो तटीय भाग है, इस तटीय भाग के अंदर आपको देखने को मिलेगा सारे यूरोपीय कंट्री अपने उपनिवेश स्थापित करते हैं और ये उपनिवेश के रूप से केवल वो व्यापार वाणिज्य यहाँ तक करते थे। 10% क्षेत्र पे और 90% का यूरोपियों को पता ही नहीं था, जो आपको इसके 19वीं सदी के अंदर इनको पता चलेगा जब भौगोलिक खोजें होगी, तभी आंतरिक भाग के अंदर प्रवेश करेंगे। उससे पहले केवल ये यहाँ तक सीमित थे। क्योंकि इसके बीच में जनजातीय समूह, मलेरिया रोग का कारण और उसके बाद जनजातीय समूह, दोनों का आपको अंत देखने को मिलेगा। मलेरिया की तो कुनेन दवा की खोज हो जाती है और जनजातीय समूह के संग्रह के लिए गन मशीन। इस रूप से ये एंट्री करेंगे साम्राज्यवाद के अंदर। ठीक है, 1885 के बाद में इसका बंटवारा कौन करेगा? आपके बिस्मार्क इसका बंटवारा करेगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तब तक ये भाग केवल यहाँ तक स्थित है। अब उपनिवेशवाद को प्रेरित करने वाले कारक के अंदर हम देखते हैं
कि किस प्रकार उपनिवेशवाद आपका प्रेरित होता है। उसमें भौगोलिक अन्वेषण, व्यावसायिक क्रांति, वाणिज्यवाद, ईसाई धर्म। यानी मैंने आपको पिछली बार भी पिछले पुनर्जागरण के समय आपको वाणिज्यवाद के काल में भी मैंने बताया था कि जो ये और भौगोलिक अन्वेषण, व्यावसायिक क्रांति और ये ईसाई धर्म का उद्देश्य क्या था। ईसाई धर्म को सर्वव्यापी धर्म बनाने का उद्देश्य था। इसके लिए ये अपने शासकों को खुद प्रोत्साहित करते थे, आप नए नए क्षेत्रों को कब्जे में कीजिए, उस कब्जे करने के बाद आप वहाँ पे ईसाई धर्म का प्रचार कीजिए। तो इनकी 3 पद्धति थी, 3G बोलते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपके RPSC लेक्चर में पूछा गया था। 3G का मतलब हो गया आपका गॉड, गोल्ड और ग्लोरी, यानी भगवान का प्रचार, गोल्ड यानी अधिक से अधिक धन प्राप्त, वो क्या नाम है, धातुएं प्राप्त करना यानी बुलियनवाद, और उसके बाद तीसरा आपके ग्लोरी यानी गर्व महसूस करना अपने देश का कि हमारे पास इतने उपनिवेश है। ठीक है, इस प्रकार की नीति थी। इसके 2 मॉडल देखने को मिलते हैं, एक होता है अप्रत्यक्षवादी मॉडल, एक होता है प्रत्यक्षवादी मॉडल। अप्रत्यक्षवादी मॉडल के अंदर क्या है कि जिस उपनिवेश के अंदर हमें मूलभूत संसाधन जिनसे कच्चा माल प्राप्त किया जा सकता है वो प्राप्त हो जाए, तो वहाँ पे अप्रत्यक्षवादी मॉडल विकसित किया जाता है। जैसे पुर्तगाल का इसमें एग्जाम्पल दिया जाता है। पुर्तगाल ने क्या किया, जिस क्षेत्र विशेष में उसको कच्चा माल उपलब्ध हो जाता था तो वो वहाँ पे अपने क्या करता था, किलाबंदी फैक्ट्री स्थापित कर देता था, वहाँ से कच्चा माल प्राप्त करता था। कच्चे माल को खरीदने के लिए वो क्या कर देता, अब बहुमूल्य धातुएं देके वो उस माल को प्राप्त करता था। ठीक है, खरीदता था। उसके बाद अप्रत्यक्ष मॉडल यानी उपनिवेश, मातृ देश वहाँ पे अपने क्षेत्र से क्या करता है, कार्य पद्धति यानी नियंत्रण करता है। यानी जैसे ब्रिटेन की महारानी इंग्लैंड में बैठ के भारत के ऊपर क्या करती थी, शासन करती थी। ठीक है, वहाँ से वो कानून पास होते थे, कानून पास होने के भारत में इम्प्लीमेंट कर दे। तो ये क्या है, अप्रत्यक्षवाद के रूप में देखने को मिलता है। यानी आपका क्षेत्र कोई दूसरा है, उपनिवेश जो मातृ देश है वहाँ से आप पे शासन किया जा रहा है और आप पे नियंत्रण किया जा रहा है। यानी आपसे कच्चा माल भी प्राप्त किया जा रहा है और बदले में आपसे बाजार भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। ठीक है, ये वाला आपका उपनिवेशवाद में। अब उपनिवेशवाद 18वीं सदी के पूर्वार्ध तक इस उपनिवेशवाद पराकाष्ठा पे था। ठीक है, बहुत जिस देश के पास जितने उपनिवेश होता था उसकी उतनी मान्यता घोषित की जाती थी। लेकिन 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के अंदर ये धारणा टूट गई। ठीक है, ये धारणा ख़त्म होने लगी। जो पराकाष्ठा का काल था उपनिवेशवाद, वो अब अवनति का काल कहलाने लगा। हुआ क्या, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अमरीकी क्रांति के फलस्वरूप अमेरिका उपनिवेश जो ब्रिटेन का था 1776 के अंदर 1776 में अपने आप को क्या कर देता है, स्वतंत्र घोषित कर देता है। तब एक परिपाटी चालू होने लग गई कि उपनिवेशवाद मातृ देश के लिए आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं है। इन्होंने मत दिया कि उपनिवेश अपने वित्तीय संसाधनों को या अपने आर्थिक संसाधनों को क्या करता है, उपनिवेश में मातृ देश अपने वित्तीय संसाधनों को या आर्थिक संसाधनों को लाभ के लिए अपने उपनिवेश के अंदर क्या करता है, उपनिवेश के अंदर अपने आर्थिक संसाधनों को उपनिवेश में क्या करता है, वो पूंजी को निवेश करता है इस आशा के साथ कि उससे लाभ होगा। लेकिन जब उपनिवेश व्यस्त हो जाता है तो वो मातृ देश का जो नियंत्रण है उसको छोड़ के स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हो जाता है। इस प्रकार उपनिवेश द्वारा मातृ देश द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जो निवेश किया जाता है आर्थिक लाभ के लिए, वो लाभ खत्म हो जाता है। ठीक है, यानी आप समझ गए
कि मेरे को व्यापार में मेरे को लाभ हो रहा है, मैं अपना इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करूँगा। इन्वेस्टमेंट से मैं चाहूँगा कि मैं जो वहाँ पे पैसा लगा रहा हूँ उसका मुझे लाभ मिले। लेकिन वो जो इन्वेस्टमेंट करता क्षेत्र था, वो क्षेत्र अपने आप को पूरी तरह से स्वतंत्र घोषित कर देता है। अब वो स्वतंत्र हो जाएगा तो मुझे क्या कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार की धारणा आपको 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक, तो उपनिवेश के प्रति मोह भंग होने लग गया। यहाँ तक कि आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डिज़रायली ने कह दिया था कि उपनिवेश हमारे गले में लटके हुए पत्थर के समान है। यानी पत्थर होता है, यानी पत्थर का कोई मोल नहीं, लटका रखा है बस दिखाने के लिए। तो इस तरह से इन्होंने इसके प्रति, उपनिवेश के प्रति क्या किया था, इन्होंने असम्मत, मतलब इन उपनिवेश के प्रति इन लोगों ने अपना असहयोग, मतलब उपनिवेश के प्रति इन्होंने अपना उपनिवेश के प्रति इन्होंने अपना उपनिवेश मात्र देश के लिए कोई प्रकार, किसी प्रकार का लाभ हमें नहीं मिलता। ठीक है, तो इस प्रकार की अवधारणा हमें देखने को मिलती है। लेकिन आप ये देखेंगे कि यही उपनिवेश नए शब्द के साथ पुनः जीवित होता है साम्राज्यवाद या नव उपनिवेशवाद के रूप में 19वीं शताब्दी के अंदर। अब प्रश्न उठता है कि जब उपनिवेश मात्र देश के लिए फ़ायदेमंद नहीं थे तो उनको दोबारा स्थापित करने की क्या जरूरत पड़ गई। तो इसके अंदर मेन कारण आपके एक विचारक होते हैं, उदारवादी उग्र विचारक बॉस्टन, उग्र विचारक होते हैं आपके हॉब्सन अपना मत रखते हैं कि पूंजीवाद ने अपनी अतिरिक्त पूंजी को क्या किया, अतिरिक्त पूंजी और उत्पादन के साधनों का लाभ के लिए नवीन प्रकार से उनका क्या करना चाहते थे, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे। यानी साम्राज्यवाद वही उपनिवेशवाद की अगली परिपाटी चालू होती है, जिसमें पूंजीपति वर्ग जिसको अत्यधिक लाभ होता है उद्योग से, उत्पादनों से, उत्पादन के संसाधनों से जो लाभ होता है, उस लाभ को वो नए क्षेत्र, नए बाजार के रूप में देखना प्रारंभ करते हैं। इसके लिए वो साम्राज्यवादी दौड़ के अंदर शामिल होते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि 19वीं शताब्दी के 8वें दशक तक उपनिवेशवाद शब्द का ही इस्तेमाल होता रहा। 1883 में इवन कार्ल मार्क्स की मृत्यु तक साम्राज्यवाद शब्द का किसी प्रकार से उपयोग नहीं होता था। लेकिन आगे नई उपनिवेशवाद की जब ये परिपाटी विकसित हुई कि कोई अलाभकारी मात्र देश के लिए साबित होने लगे, तो इन्होंने परिपाटी चेंज की। लेकिन इसी दौरान औद्योगिकरण का विकास होता है। तो विचारक हॉब्सन कहते हैं कि औद्योगिकरण के कारण जो पूंजीपति को अधिक से अधिक लाभ हो रहा था, तो उसका इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसको नए क्षेत्रों का होना उसके लिए आवश्यक था। नए क्षेत्र के अंदर वो फैक्ट्री स्थापित करता, फैक्ट्री से जो लाभ होता, उस लाभ जो इसने औद्योगिकरण से जो लाभ होता, उसके लिए उसको बाजार चाहिए था, बाजार के लिए उसको नए नए उपनिवेश चाहिए थे। अब 19वीं सदी में आपको उपनिवेश की पार्टी के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट, जिसके अभी तक तटीय भागों के अंदर यूरोपीय शक्तियाँ विद्वान थी, अब वह शक्तियाँ आंतरिक भागों के अंदर स्टेनेले की बुक थ्रू दी डार्क कॉन्टिनेंट के अंदर अग्रसर होना प्रारंभ करती है। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखेंगे उपनिवेशवाद की मैंने आपको बता दिया। साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद क्यों अस्तित्व में आता है। हॉब्सन पूंजीवादी मुनाफे के लिए उत्प्रेरक तत्व, साम्राज्यवाद के लिए पूंजीवादी जो मुनाफा है वो उत्प्रेरक यानी प्रेरणा का स्रोत होता है। तो इसके लिए आपको क्या होता है, नए संसाधन चाहिए। तो कच्चा माल और बाजार किससे मिलेगा आपको, साम्राज्यवाद के रूप में। इसके अंदर आपको 1916 के अंदर एम्पीरियलिज्म द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ कैपिटलिज्म, ये इन्होंने निबंध लिखा, जिसके अंदर इन्होंने बताया वित्तीय पूंजीवाद आपके साम्राज्यवाद के विकास का कारक है। वित्तीय पूंजीवाद, लेकिन
इनकी ये सोच, लेनिन की जो सोच थी वित्तीय पूंजीवाद, ये अतिवादी सोच थी, क्योंकि आगे शोध कार्यों से ये पता चला कि वित्तीय पूंजीवाद जो लेनिन मत रखते हैं साम्राज्यवाद के लिए, वो तो यदि उसको हम समझने का प्रयास करें तो उल्टा उपनिवेशों की बजाय आपको वित्तीय पूंजीवाद पश्चिमी देशों के अंदर ज़्यादा आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। यानी वित्तीय निवेश सबसे ज़्यादा कहाँ पे, पश्चिमी क्षेत्रों में बजाय उपनिवेश के क्षेत्र में। एग्जाम्पल, भारत के संदर्भ में आप देखो तो भारत के अंदर ब्रिटेन ने यहाँ पे कल कारखाने वगैरह यहाँ पे स्थापित नहीं करे। ये सब चीज़ें कहाँ से बन के आती थी, आपके इंग्लैंड से बन के आती थी। भारत में तो केवल इसका क्या करते थे, इसका यहाँ पे इसका यूज़ किया जाता था। यानी कल कारखाने यहाँ स्थापित नहीं करके बजाय, यानी वित्तीय पूंजी निवेश यहाँ पे नहीं करके उपनिवेश में नहीं करके कहाँ पे किया जाता था, अपने देश के अंदर किया जाता था। तो ये कारक कम सिद्ध होता है, लेकिन फिर भी इसके लिए मेन कारक आपका कौन सा माना जाता है, कारण साम्राज्यवाद के लिए औद्योगिकरण। ठीक है। उसके बाद आप देखोगे उग्र राष्ट्रवाद, ये युग 19वीं शताब्दी में उग्र राष्ट्रवाद का प्रचलन हुआ। इसके अंदर ये तय करने प्रारंभ कर दिया गया कि किस प्रकार आपको अधिक से अधिक उपनिवेश की स्थापना करनी पड़ेगी। ठीक है, जिसका गौरवशाली इतिहास कहलाएगा। जैसे ब्रिटेन के लिए कहा जाता था उस समय कि इसका सूर्यास्त कभी नहीं होता है, क्योंकि इसके उपनिवेश एशिया में भी थे तो यूरोप में भी थे। इसी प्रकार जर्मनी ने सूर्य के नीचे की सारी भूमि पर अधिकार किसका था, जर्मनी का। ठीक, इस प्रकार की गौरवपूर्ण बातें होने लगी उग्र राष्ट्रवाद के रूप में। उसके बाद आप देखेंगे यूरोपीय युद्धों को टालने के लिए यूरोप का ध्यान बिस्मार्क ने किसकी तरफ आकर्षित किया, साम्राज्यवाद की तरफ। इसके तहत इसने बर्लिन कांग्रेस का आयोजन किया, जिसके अंदर सारे यूरोपियन देशों को बुलाया, यूरोपियन शक्तियों को बुलाया, और उसके अंदर इसमें अफ्रीका महाद्वीप का क्या है, बंटवारा प्रारंभ हुआ। इसमें जिसमें अग्रणी भूमिका कौन अदा करेगा, आपका इंग्लैंड करेगा। फ्रांस को इसने दरकिनार करने का प्रयास किया बिस्मार्क ने। अब इस बर्लिन कांग्रेस के अंदर जिस देश का बंटवारा किया जाता है उसका कोई भी शासक या कोई भी नेता को उसमें शामिल नहीं किया गया। इस प्रकार साम्राज्यवाद की परिणति आपको 19वीं सदी में सबसे ज़्यादा कहाँ पे, अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिल रही है। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे अफ्रीका का विभाजन होगा। ठीक है, बर्लिन कांग्रेस से आक्रामक विदेश नीति। अब जो यूरोपीय शक्तियाँ थी उनके जो सेना नायक थे, अब उनको आक्रामक विदेश नीति, वो नवीन क्षेत्रों को अपने अधीन करने का प्रयास करते, इसलिए साम्राज्यवादी नीति को और प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है। उसके बाद यातायात और संचार के साधन, यातायात के साधनों में आप देखेंगे नवीन स्टीम बोट्स का निर्माण हो जाता है। संचार के संसाधन आपको तार व्यवस्थाएं वगैरह देखने को मिलेगी। उसके साथ आप देखेंगे कि किस प्रकार नवीन खोजें प्रारंभ होती है। नवीन खोजों के रूप में आप देखेंगे लिविंगस्टोन जो व्यक्ति होता है वो कांगो और जम्बेजी नदी को खोज लेता है। इसी प्रकार स्टेनली ने अपनी बुक थ्रू द डार्क कॉन्टिनेंट के अंदर आपको बताएगा किस प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप के आंतरिक भागों के बारे में, भौगोलिक संरचना के बारे में जब बताता है तो इससे क्या होता है, यूरोपीय देशों का आकर्षण अफ्रीका की तरफ बढ़ना प्रारंभ होता है। ठीक है। ईसाई मिशनरी ने अपना पूरा योगदान दिया। ईसाई मिशनरी मैंने पहले बताया था, जिस प्रकार पॉप अपने शासकों को कहता था कि आप जाइए, धर्म का प्रचार कीजिए, नए नए क्षेत्र खोजिए। उसी प्रकार ईसाई मिशनरी अपने धर्म प्रचार के लिए अपने धर्म को नवीन राज्यों के अंदर प्रसारित करने के लिए ललाई थी। इसलिए उसने साम्राज्यवाद के अंदर घी का काम किया। ठीक है, आँख के अंदर घी का काम किया। ठीक, उसी प्रकार आप देखेंगे अफ्रीका का विभाजन। अब अफ्रीका के विभाजन की बात करेंगे तो अफ्रीका का विभाजन आपको 1885 के अंदर बर्लिन कांग्रेस, जो किसने आयोजित की थी, आपके बिस्मार्क ने। ठीक,
बिस्मार्क ने अफ्रीका के बर्लिन कांग्रेस के अंदर इसका बंटवारा करने का प्रयास किया 1884 से 85 के बीच में। जो 1914 के अंदर केवल दो देश अफ्रीका के, जिसका नाम है एबिसीनिया और लाइबेरिया, इन दो को छोड़कर संपूर्ण अफ्रीका को किसके अंदर, यूरोप के अंदर बांट दिया गया। ठीक है, इसमें आप देखेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में क्या है, बहुमूल्य धातुएं जैसे सोना, तांबा, लोहा, ये प्रचुरता में यानी कच्चा माल उपलब्ध था, इसलिए अफ्रीका की तरफ आकर्षित हुए। बाजार की जरूरत थी, क्योंकि आपको मैंने बताया पूंजीपति को जो अतिरिक्त लाभ था उसका वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता था। उसके लिए उसको क्या है, नवीन तरीके से उसको कच्चा माल और बाजार की आवश्यकता थी, इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ी पूंजी निवेश के लिए। और एक सबसे बड़ी बात, कुनेन जो मलेरिया की दवा थी उसकी खोज हो गई, और मशीन गन जो जनजातियों का क्या कर सकती थी, सफाया कर सकती थी। इनकी खोज होने की वजह से आप देखेंगे कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के मध्य भाग तक आपको ये उपलब्ध हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे यूरोपीय खोजकर्ता जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया स्टेनली, उसके बाद लिविंगस्टोन, इन लोगों ने इसमें सहयोग प्रदान किया। ठीक है, अब ये मैं बात कर रहा हूँ 1884 से पहले की स्थिति जब मैं बता रहा हूँ, जब किस किस का अधिकार था। इटली के पास जो क्षेत्र था वो था इरिटिया, सोमालीलैंड और लीबिया। ब्रिटेन के पास था मिस्र, सूडान, कीनिया और युगांडा। अफ्रीका के विभाजन के तहत ये क्षेत्र किसको मिलते हैं, आपके 1884 के बाद इन देशों को मिलते हैं, यूरोपीय कंट्री को। फ्रांस को मिलता है ट्यूनीशिया और अल्जीरिया। जर्मनी को मिलता है दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी अफ्रीका, कैमरून और टोंगोलैंड। और इसका प्रभाव देखिए, जो अफ्रीका का वर्गीकरण क्या था, साम्राज्यवादी नीति के प्रभाव के तहत आपके अफ्रीका का 19वीं सदी में क्या किया जाता है, बंटवारा कर दिया जाता है। अब इस बंटवारे का खामियाजा जो भुगतने का, इसका प्रभाव वर्तमान 21वीं सदी में भी आपको देखने को मिल रहा है। किस प्रकार, अफ्रीका के अंदर इन्होंने यूरोपीय मॉडल के तहत इसका बंटवारा कर दिया। इन्होंने किसी प्रकार का सीमांकन देखा नहीं, जनजातीय जो यहाँ पे संघर्ष होते थे उनको नहीं देखा। जब तक केंद्रीय शक्ति यानी ये उपनिवेश बने रहे तब तक इनके आपस में कोई कन्फ्लिक्ट यानी युद्ध नहीं हुए। लेकिन बाद में उपनिवेश जब आज़ाद हो गए तो इनके आज भी जातीय नस्लीय भेदभाव, ये संघर्ष देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब इन्होंने यूरोपीय मॉडल यहाँ पे स्थापित करने का प्रयास किया, इसका खामियाजा आज भी देखने को मिलता है। अफ्रीका के अंदर अर्थव्यवस्था दो प्रकार से विकसित हुई, एक तो बाहरी अर्थव्यवस्था और एक आंतरिक अर्थव्यवस्था। क्योंकि अब तक जब अफ्रीका के अंदर नहीं घुसे थे तब बाहरी रूप से और आंतरिक रूप से कौन करते थे, इनके अंदर रहने वाली जनजातियाँ व्यापार वाणिज्य में सहयोग दे रही थी। ठीक है, तीसरा है अन इकोलॉजिकल प्रैक्टिस। यानी क्या हुआ कि यहाँ पे ब्रिटिश यानी यूरोपियन शक्ति आई, उन्होंने ऐसी फसलों का उत्पादन प्रारंभ करवा दिया अपने आर्थिक लाभ के लिए, जिससे वहाँ का जो इकोलॉजिकल सिस्टम था वो क्लॉप्स कर गया, यानी वो ख़त्म होने लग गया। इसकी वजह से वहाँ पे अकाल की पुनरावृत्ति देखने को मिली, जिस वजह से उनको बहुत खामियाजा देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद मैंने ये शॉर्ट नोट्स में आपको बताने का प्रयास किया है। ये वाला आपके लिखित के अंदर है मेंस के हिसाब से। यहाँ पे आप शॉर्ट नोट्स के हर बार जब मैं बोलता हूँ कि इसके अंदर आपको इसको कोड करना होता है एग्जाम्पल को, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए भी है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे 1492 में आपके कोलंबस स्पेन के थे, किसकी खोज करते हैं, अमेरिका की खोज कर देते हैं। 1498 में आपके वास्को डी गामा कैप ऑफ गुड होप से अफ्रीका कॉन्टिनेंट से भारत का नवीन रास्ता की खोज करते हैं। मुक्त व्यापार की नीति, इस काल के अंदर मुक्त व्यापार की नीति की बात होने लग गई। तुर्गो और एडम स्मिथ, ठीक है, ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने मुक्त व्यापार की नीति का समर्थन किया। यहाँ पे साम्राज्यवाद के अंदर भी आप देखेंगे, उपनिवेशवाद के अंदर, कि इन लोगों का, एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन लिखी 1776 में। इसने उपनिवेशवाद की क्या की, आलोचना की और आलोचना करना प्रारंभ किया, और इसने बोला क्या होना चाहिए, खुले द्वार की नीति, खुले बाजार की नीति। इससे क्या होगा, बाहरी कंपनियाँ आए,
अब सबको व्यापार करने की समान छूट होनी चाहिए, जिसमें जिसकी योग्यता होगी वो बाजार के अंदर स्थिर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार की बातें होने लगी। 1868 से 72 के मध्य इंग्लैंड में एक आंदोलन चलता है, इम्पीरियम फेडरेशन आंदोलन, इम्पीरियल फेडरेशन आंदोलन। ठीक है, उसके बाद नवीन साम्राज्यवाद के कारक मैंने बताया, आर्थिक कारक यानी अत्यधिक उत्पाद हो गया, अत्यधिक पूंजी हो गई, तो उसके लिए आपको नया इन्वेस्टमेंट चाहिए, अत्यधिक जनसंख्या का दबाव, यातायात के संचार, ये सारे के सारे आपको बता चुका हूँ। राजनीतिक रूप से यानी आपको मैंने बताया यूरोप के अंदर इस समय क्या है, साम्राज्यवादी नीति के प्रसार करने का प्रयास कौन कर रहा है? बिस्मार्क। बिस्मार्क यूरोप को आपसी प्रतिस्पर्धा से ध्यान हटा के, यानी आपसी युद्ध के क्षेत्र से हटाकर कहाँ पे, अफ्रीका के अंदर अपना ध्यान आकर्षित कर रहा है। जर्मन के अंदर आप देख रहे हैं कि जर्मन सोशलिस्ट पार्टी, जिसने समाजवाद का प्रचार प्रसार ज़्यादा करने लगे, तो उसका ध्यान, जनता का ध्यान समाजवादी प्रतिक्रियाओं के प्रति हटाने के लिए इन्होंने क्या किया, साम्राज्यवाद की नीति का सहारा लेते हैं, यानी ध्यान हट जाएगा कि हम नवीन क्षेत्र की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे सामाजिक आंदोलनों को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है साम्राज्यवादी नीति के तहत। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे ईसाई के अंदर आपको दो आदमियों का, डेविड लिविंगस्टोन जिसने जम्बेजी और कांगो नदी के अंदर क्षेत्र की खोज की, हेनरी मार्टिन स्टेनले की बुक थ्रू दी डार्क कॉन्टिनेंट, यानी थ्रू दी डार्क कॉन्टिनेंट यानी अफ्रीका के बीचों बीच की भौगोलिक परिदृश्य से इनके बारे में जब ज्ञात होने लगा, तो यूरोपीय देश इसके आंतरिक भागों के अंदर अग्रसर होने लगे। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कार्डिनल लेवीगेरी, इस व्यक्ति ने, जो फ्रांसीसी पादरी था, इसने क्या किया, अफ्रीका के अंदर अपने ईसाई धर्म का क्या है, केंद्र स्थापित किया। उसके अंदर आपके अल्जीरिया, ट्यूनिस में, ठीक है, ये दो क्षेत्र आते हैं। फ्रांस ने इस जो साम्राज्यवाद की नीति, इसको क्या नाम दिया, सभ्यता का विस्तार कार्य। इंग्लैंड आपके इटली देता है पुनित कार्य, और आपके इंग्लैंड देता है श्वेत व्यक्ति का भार, वाइट मैन बर्डन थ्योरी का। ठीक है, इस प्रकार से आपकी नीतियाँ। अफ्रीका में यूरोपीय साम्राज्यवाद 19वीं सदी का मैंने बताया आपके अंतिम 2 दशकों के अंदर इसमें विकसित होता है। औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा के रूप में किसका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे ज़्यादा इसके अंदर आंतरिक भागों के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, आंतरिक भागों के अंदर इसका प्रवेश हो जाता है। यूरोपियन पद्धति पे इसका क्या कर दिया जाता है, विखंडन कर दिया जाता है। ठीक है, उत्तरी तट पे अल्जीरिया 1830 के अंदर फ्रांस के अंदर होता है। कैप कॉलोनी आपको देखने को मिलती है, कैप कॉलोनी और नेटाल इंग्लैंड के अंदर। ठीक है, इंग्लैंड का इस पर अधिकार होता है 1843 में। पश्चिमी तट पे गैम्बिया, गोल्ड कोस्ट और सीरा लियोन, ये मैं बात कर रहा हूँ आपकी 19वीं सदी में प्रतिस्पर्धा से पूर्व की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जब इनके आपके किस क्षेत्र पे, ये वाला मैंने जो यहाँ पे आपको बताया था, ये साम्राज्यवाद नीति के बाद की हिस्सेदारी है। ठीक है, और ये बात है आपकी 19वीं शताब्दी से पूर्व, यानी 1885 के साम्राज्यवाद से पहले की स्थिति, जब अफ्रीका के अंदर ये प्रतिस्पर्धा नहीं हुई थी। उससे पहले अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जो पश्चिमी तट पे इनका विकास कार्य था, उसमें कौन कौन से क्षेत्र किस किस देश के पास थे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फ्रांस के पास आइवरी कोस्ट और सेनेगल फ्रांस के पास, अंगोला और मोजाम्बिक आपके पुर्तगाल के पास, स्पेनिश गुयाना स्पेन के पास। जैसे मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे छोटे छोटे लीबिया, स्टेनले, इस प्रकार से आपके क्षेत्रों पे, यहाँ पे आप पश्चिमी सहारा, इस जगह पे, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका के अंदर आपके कैप टाउन, जो आज नाम बोलते हैं अपन कैप, यहाँ पे कॉलोनी, यहाँ पे नेटाल, यहाँ पे फिर आप देखेंगे बोर संगत में ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट, ये क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इन क्षेत्रों पे इनका अधिकार होता है। सर्वप्रथम बेल्जियम। अब इंग्लैंड के साम्राज्यवादी नीति के अंदर आप देखेंगे, सबसे पहले अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर इंटरेस्ट कौन दिखाता है कि आंतरिक भागों के अंदर घुसने का प्रयास कौन करता है। सर्वप्रथम बेल्जियम के शासक लियोपोल्ड द्वितीय इसमें रुचि दिखाता है।
ये क्या करते हैं, इसके लिए अपने यहाँ पे क्या करते हैं, इसके अंदर नवीन खोजों को प्रकाश में लाने के लिए सभ्यता का प्रकाश के रूप में एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित करते हैं अपनी कैपिटल ब्रुसेल्स में, बेल्जियम की ब्रुसेल्स में 1876 में। इसमें स्टेनली के सहयोग से ये कांगो क्षेत्र पर क्या करते हैं, विशाल क्षेत्र पर अधिकार कर लेते हैं। अब जब ये कांगो क्षेत्र पर अधिकार कर लेते हैं तो अब जब यूरोपियों के अंदर यही था कि जब उन क्षेत्र पे किसी और यूरोपीय देश का कब्जा हुआ तो सबकी नज़र अब वहाँ पे एक अपना साम्राज्यवाद विस्तार करने की पड़ने लगी। ठीक है, तो कांगो क्षेत्र जैसे ही बेल्जियम के अधीन आता है तो अब सबसे पहले जो इस दौड़ में प्रारंभ में से ही आगे था वो था ब्रिटेन। ब्रिटेन इसके अंदर अपनी हिस्सेदारी लेने आ जाता है। ठीक है, ब्रिटेन और पुर्तगाल के बीच में एक सहयोग होता है, ट्रीटी होती है ब्रिटेन और पुर्तगाल के बीच में 1884 के अंदर। इसमें कांगो नदी के मुहाने पर पुर्तगाल का अधिकार, ठीक है, कांगो नदी का जो मुहाना था उसके जो उस पर तो पुर्तगाल का अधिकार, बदले में पुर्तगाल को क्या करना था, संपूर्ण यूरोपीय शक्तियों को यहाँ पे व्यापार वाणिज्य के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री करवानी। लेकिन कांगो के मुहाने पर जब इस पुर्तगाल का अधिकार स्वीकार कर लिया जाता है तो कांगो के हित किससे जुड़ रहे थे, आपके बेल्जियम से। बेल्जियम फ्री स्टेट यानी उसको समुद्र की सीमा उसकी ख़त्म कर दी जाती, इस वजह से विरोध वो करता है। ठीक है, उसके बाद आपको बर्लिन सम्मेलन होता है 1884 से 85। उद्देश्य क्या होता है, कांगो और जेम्बेज नाइजर नदी पर व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन देना, जो अपने बेसिक क्षेत्र थे उनके आपसी विवादों को सुलझाना। ठीक है, इसके अंदर आपके सभी यूरोपीय देश भाग लेते हैं, लेकिन अफ्रीका के किसी भी नेता को भाग नहीं दिया जाता। केवल यूरोपीय देश में केवल आपका स्विट्ज़रलैंड को छोड़ के सारे यूरोपीय देश इसमें सम्मिलित होते हैं, अमेरिका भी इसमें शामिल होता है। इसके तहत बर्लिन एक्ट आता है जिसमें कांगो फ्री स्टेट घोषित कर दिया जाता है। कांगो को क्या कर दिया जाता है, फ्री स्टेट घोषित कर दिया जाता है और इसको अंतर्राष्ट्रीय अफ्रीका सभा के अधिकार में दे दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अफ्रीका सभा के अधिकार में किसको दे दिया जाता है, कांगो फ्री स्टेट को। ठीक है, नाइजर नदी के ऊपरी भाग पे तो किसका, ब्रिटेन का अधिकार, निचले पे फ्रांस का अधिकार, इन दोनों में कोऑर्डिनेशन हो जाता है। 1914 तक यानी आपके प्रथम वर्ल्ड वार तक, आप शुरुआत तक एबिसीनिया और लाइबेरिया को छोड़ के संपूर्ण अफ्रीका यूरोपीय समुदाय द्वारा बांट लिया जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं आपको ये शॉर्ट नोट्स में आ जाता है कांगो राज्य 1885 में जैसे ही ये आपके कांगो एक्ट आता है, इसमें कांगो को फ्री स्टेट घोषित है, लेकिन इसका वायलेंस करता है कौन, बेल्जियम वापस कांगो पे अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर देता है। ठीक है, मोरक्को और फ्रांस का संघर्ष, मोरक्को का जो शासक था वो क्या था, अत्यंत फिजूल खर्ची करने वाला था। उस वजह से वहाँ की अर्थव्यवस्था फेल हो जाती है। जो वहाँ के लुटेरे होते हैं वो फ्रांस पे क्या करने लग जाते हैं, आक्रमण करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से फ्रांस उससे क्या करता है, आपके मोरक्को के शासक से क्या करता है, एक संधि कर लेता है। संधि के तहत उसको मदद करता है। मदद करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे 1901 में ये संधि होती है, लेकिन इससे पहले 1900 में फ्रांस और इटली के बीच संधि हो जाती है, जिसके अंदर फ्रांस कहता है ठीक है आप मोरक्को में हस्तक्षेप नहीं कीजिए, मैं ट्रिपोली में हस्तक्षेप नहीं करूँगा। 1904 में इंग्लैंड और मिस्र के बीच में हो जाती है, इसके अंदर क्या देता है, फ्रांस बोलता है ठीक है आपको मैंने मिस्र का शासक चुन लिया, और वो बोलता है हमने आपको मोरक्को का शासक चुन लिया। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे 1904 के अंदर मिस्र पे और मोरक्को पे, 1905 में फ्रांस सम्राट। अब आपको मैंने बोला फ्रांस सम्राट, सॉरी आपका जर्मनी सम्राट टेंजियर की यात्रा पे जाता है 1905 में। अब जब फ्रांस अपने यहाँ पे उपनिवेश में अधिक साम्राज्यवादी नीति क्रिया कर रहा था, तो आपको मालूम है कि जर्मनी में बैठा हुआ बिस्मार्क इसको रोकने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पे टेंजियर की यात्रा पे जब सम्राट जाता है तो वो घोषणा कर देता है कि मोरक्को में जर्मनी के आर्थिक हित हैं, इस वजह से जर्मनी के वो मोरक्को के शासक को चाहिए कि वो इस प्रकार की व्यवस्था करे कि सारे यूरोपीय देश
यहाँ पे आके क्या कर सके, व्यापार वाणिज्य का कार्य कर सके। किसी एक देश का यहाँ पे एकाधिकार नहीं हो पाए। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ का जो शासक था अब्दुल अजीज़ मोरक्को का जो शासक था, अब ये यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे आपके सारे यूरोपीय कंट्रियों को यहाँ पे आने के लिए आमंत्रित कर देता है। ठीक है, व्यापार वाणिज्य के लिए। इसके लिए आपके यानी आपके जर्मनी का जो शासक होता है एल जे सिरम एक सम्मेलन बुलाता है जिसके अंदर 12 देश भाग लेते हैं। इसके तहत मोरक्को का क्या कर दिया जाता है कि आप अंतर्राष्ट्रीयकरण यहाँ पे व्यापार वाणिज्य फ्री कर दिया जाता है। अब एक आती है बोअर समस्या। बोअर समस्या आपको देखने को मिलती है। बोअर कुछ भी नहीं है, डच कस्को के द्वारा यहाँ पे निवास किया जाता था। ठीक है, डच समुदाय किसान का कार्य करके अपना जीवन यापन करती थी। 1814 के अंदर पुर्तगाल द्वारा क्या कर दिया जाता है, एक बोअर स्टेट, एक हॉलैंड द्वारा कैप कॉलोनी किसको दे दी जाती है, आपके ब्रिटेन को दे दी जाती है। ब्रिटेन उस कैप कॉलोनी में जाता है, वहाँ देखता है कि वहाँ के जो निवासी होते हैं डच या बोअर, वो वहाँ पे कृषक का कार्य करते हैं। उन्होंने वहाँ पे क्या किया, दास प्रथा को ख़त्म किया। दास प्रथा ख़त्म करता है 1833 में। ये डच वहाँ से छोड़ के कहाँ चले जाते हैं, नेटाल चले जाते हैं। नेटाल के अंदर ये ब्रिटेन पहुँच जाता है। नेटाल के अंदर ये वहाँ पे जाके जब इनके प्रति क्या करता है, लड़ाई का व्यवहार या युद्ध, यहाँ पे 1833 में ये वहाँ पे पहुँच जाते हैं नेटाल पे। जब इनका ब्रिटेन का कब्जा हो जाता है तो फिर ये वहाँ से छोड़ के कहाँ चले जाते हैं, ऑरेंज 2 स्टेट होते हैं, ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट, वहाँ पे ये शासक बन जाते हैं, वहाँ पे अपने रहने लग जाते हैं। अब जब यहाँ से पहले थे ये कहाँ पे, कैप कॉलोनी में, उसके बाद चले गए नेटाल में, नेटाल के बाद में चले गए 2 ट्रांसवाल और आपके ऑरेंज फ्री स्टेट में। वहाँ पे फिर ब्रिटेन वहाँ पे पहुँच जाता है। उसके बाद अब इनके पास आगे जाने के लिए कोई सहारा नहीं होता, तो अब ये युद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो इसे बोलते हैं बोयर युद्ध। बोयर का मतलब डचों से शासित क्षेत्र। ठीक है, वो 2 ही क्षेत्र होते हैं, एक का नाम होता है ट्रांसवाल और दूसरा होता है आपके ऑरेंज फ्री स्टेट। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने अपना नेता किसको बनाते हैं, पाल क्रूगर को ये अपना नेतृत्व संभालते हैं। अब दोनों के बीच में क्या होता है, अब यहाँ पे इसी दौरान एक घटना हो जाती है पाल क्रूगर के समय कि यहाँ पे ये जो बोअर क्षेत्र के होते हैं डच, ये क्या करते हैं, मजूमा हिल में, अब अंग्रेज़ों की एक छोटी मजूमा हिल के अंदर एक अंग्रेज़ों की एक छोटी सेना की टुकड़ी होती है, उसको हरा देते हैं। उसको हराने के बाद ये क्या करते हैं, ग्लेडस्टैंड यहाँ पे बोअर समझौता करता है। ठीक है, और बोअर विद्रोह को दबा दिया जाता है, विद्रोह ख़त्म, और 1884 में बोअर समझौता हो जाता है। ठीक है, 1886 के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपके ट्रांसवाल के अंदर सोने की खान निकल जाती है। सोने की खान जैसे ही निकलती है तो यूरोपीय शक्तियाँ सारी की सारी आपके कहाँ पे आ जाती है, आपके ट्रांसवाल पहुँच जाती है। तो ब्रिटिश जो यूरोपीय शक्तियाँ, विदेशी शक्तियाँ आती है, वो सेसिल रॉडस के नेतृत्व में आती है। ठीक है, इसको कैप कॉलोनी का पीएम बना देते थे। अब आपको मालूम है ब्रिटिश शक्ति यानी पश्चिमी जो शक्तियाँ आएंगी विदेशी, सेसिल रॉडस, ये आदमी किसका होगा, आपके ब्रिटेन का, ये यहाँ पे पीएम बना दिया जाता है। अब पीएम बन के बाद यहाँ पे आपका कैप टाउन है, यहाँ से ये फिर नज़र रखता है। फिर ये एक व्यक्ति को प्रेरित करता है, डॉक्टर जैक्सन को। डॉक्टर जैक्सन ट्रांसवाल पे आक्रमण कर देता है और वो पराजित हो जाता है। उसके बाद आप देखते हैं ब्रिटेन पराजित हो जाता है। उसके बाद अब जब इनसे नहीं बात पड़ती, ब्रिटेन को इसमें युद्ध में भाग लेना पड़ता है, तो इसे बोलते हैं बोयर युद्ध। बोयर युद्ध होता है 1899 के अंदर, 1899 के अंदर। इसके अंदर वो 2 स्टेट, कौन से, ट्रांसवाल और आपके ऑरेंज फ्री स्टेट, इन दोनों के बीच में सीधा कन्फ्लिक्ट होता है ब्रिटेन के साथ। ब्रिटेन इसके अंदर जीत जाता है। विनी यांग की संधि 1902 के अंदर होती है, जिसका नाम, संधि का नाम है वेर्निगिंग की संधि। इस संधि के तहत आप देखते हैं बोअर प्रदेश पे ब्रिटिश की प्रभुसत्ता स्थापित हो जाती है। लेकिन इस संधि के तहत ब्रिटिश का अधिकार किस पे हो जाता है, आपके बोअर प्रदेशों पे। लेकिन बाद में वो अपनी नीति के अंदर संशोधन करता है, इसको क्या करता है, स्वशासन का अधिकार दे देता है और इसको दक्षिणी अफ्रीकी संघ के अधीन रख दिया जाता है।
और यहाँ का जो पीएम होता है वो उसका नाम होता है आपके लुइस बोथा, लुइस बोथा, लुइस बोथा को दे दिया जाता है। 1914 में बोयसेना 1914 में क्या करती है, अपने कैप्टन स्मार्ट्स के साथ मिलकर लुइस बोथा क्या कर लेता है, जर्मनी, दक्षिणी जर्मनी जो क्षेत्र होते हैं उन पे क्या कर लेता है, पुनः अधिकार प्राप्त कर लेता है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे इंग्लैंड और मिस्र का विवाद। इंग्लैंड और मिस्र का कुछ भी विवाद नहीं है। इंग्लैंड के मिस्र के अंदर स्वेज नहर पे क्या थी, स्वेज नहर पे इसकी नज़र थी, स्वेज नहर को प्राप्त करना चाहता, लेकिन स्वेज नहर बनाने निर्माता कंपनी फ्रांसीसी और मिस्र का शासक खाइद, इन दोनों ने मिलकर बनाई थी। लेकिन इसी दौरान क्या होता है, वहाँ की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। इसका दूसरा मिस्र का शासक होता है जो बनता है, उसका नाम होता है मुस्तफ़ा कमाल पाशा। मुस्तफ़ा कमाल पाशा अपने आर्थिक सुधार के लिए, मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इस्माइल पाशा, मिस्र का शासक इस्माइल पाशा आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जो अपने शेयर होते हैं मिस्र के, वो शेयर किसको भेज देता है, ब्रिटेन को भेज देता है। ब्रिटेन के पास ये शेयर बेच दिए जाते हैं। उसी दौरान आप देखेंगे सूडान का शासक होता है, मिस्र के नीचे सूडान का शासक होता है मोहम्मद अहमद मसीहा। ये अपने आप को क्या कहता था, मेहंदी कहता था। ठीक है, मेहंदी उपनाम था इसका। ये सूडान विदेशी शक्तियों से नफरत करते थे, इस वजह से इन दोनों के बीच में युद्ध प्रारंभ होता है। अब यहाँ पे अंग्रेज का जनरल होता है जिसका नाम होता है गॉर्डन होता है। इसको क्या कर देते हैं, सूडान का शासक मेहंदी पराजित कर देता है। अब ये हार ब्रिटिश के लिए बर्दाश्त के बाहर होती है, तो इसलिए पुनः युद्ध होता है मिस्र की सेना के साथ। मिस्र की सेना होती है उसमें साथ में, उसमें कर्नल किचनर होता है 1858 में, 1898 में, 1898 में कर्नल किचनर इधर मेहंदी, दोनों के बीच में युद्ध होता है ऑटरनम का युद्ध। कौन सा, ऑर्डर सन का युद्ध होता है। ऑर्डर सन के युद्ध में आप देखते हैं किस प्रकार कितना विजयी प्राप्त हो जाता है, सूडान पे अधिकार हो जाता है, सूडान प्लस मिस्र दोनों पे अधिकार हो जाता है। ठीक है, किसका, आपका ब्रिटेन का। लेकिन मिस्र की स्थिति फ्रांस और ब्रिटेन के द्वेष शासन की वजह से इसकी जो स्थिति होती है वो बिल्कुल दयनीय हो जाती है। ठीक है, इस वजह से इसका आर्थिक पतन होता है। लास्ट में यहाँ पे अराबी वे 1882 में अराबी वे के नेतृत्व में विद्रोह करते हैं, फ्रांस हट जाता है। लेकिन अराबी वे के नेतृत्व में तेल अल कबीरा युद्ध के अंदर ये क्या होता है, अरबी वे आपका हार जाता है। ब्रिटेन 1919 तक अपना उपनिवेश किसको, मिस्र को बनाए रखता है। 1919 का भारत में अधिनियम और 1919 के अंदर आपका मिस्र यहाँ से उपनिवेश फ्री हो जाता है। ठीक है, इसी बीच में इटली और अफ्रीका के संबंध देखेंगे तो यहाँ पे 1896 में एडोबा का युद्ध होता है। एडोबा का युद्ध में इटली पराजित होता है एबिसीनिया द्वारा, और आदिस अबाबा की संधि होती है। आदिस अबाबा की संधि 1911 में आग दियार संकट के दौरान इटली द्वारा टर्की पे आक्रमण और इससे ट्रिपोली और साइरेनिया प्राप्त होता है। इंग्लैंड और मिस्र की स्थिति खराब, मैंने आपको बता दिया, अरबी वे के नेतृत्व में आंदोलन होता है। ये हमारा टॉपिक था उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद 19वीं शताब्दी में। ठीक है, 19वीं शताब्दी में। ठीक, नमस्कार।